वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने आपका क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। इलेक्शंस के लिए इलेक्शंस जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसमें वाई जो हमारे लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर फोर्स टू वर्क इन वेलफेयर ऑफ अस, कि मतलब उन्हें जनता के लिए, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, उनकी इच्छाओं का आदर करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है, किस तरह से इलेक्शन होते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर जो है सेंट्रल लेवल पर लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, जिसमें लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्टेड है पार्लियामेंट में, और स्टेट लेवल पर हमारे यहाँ क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का नाम होता है विधानसभा, जिसे हम कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे आप जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है तो इलेक्शन जो है कुछ दिन तक चलते हैं। अगर कोई छोटे क्षेत्र में है तो इलेक्शन सेम डे में हो जाते हैं। अगर कोई सीट किसी डेथ, कोई मिनिस्टर या कोई जो है लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा का मेंबर रिजाइन कर दे या डेथ हो जाए, किसी वजह से कोई सीट वेकेंट हो जाए, तो स्पेसिफिकली उस सीट पे जो इलेक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन या फिर उपचुनाव। ये शब्द भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। किसी वजह से कोई सीट बीच में वेकेंट हो जाए तो वहां पर अगर इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस जनरल इलेक्शन पर रहेगा। बाय इलेक्शन तो क्योंकि सिर्फ स्पेशल केसेस में होते हैं, जबकि हमें ध्यान देना है जनरल इलेक्शन की तरफ। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा में, अभी जो हमने रिपोर्ट चैप्टर के शुरू में स्टार्ट की थी, हरियाणा में टोटल 90 सीट्स थी, मीन्स 90 एमएलए थे वहां पर। ठीक है, हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। तो यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। क्या मतलब अब हरियाणा में 90 सीट्स है, इसका मतलब ये तो नहीं है हर कोई जाके 90 पीपल्स को वोट कर रहा है कि 90 ये लोग जीते। तो उसके लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज लगभग सेम, जैसे इतना बड़ा एरिया है, जिसे 4 में डिवाइड कर दिया, तो हर जगह पर लगभग लगभग सेम पॉपुलेशन होगी और वो लोग अपने एरिया में जाकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। इसी तरह से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह से विधानसभा के। विधानसभा में हर स्टेट्स में अलग अलग सीट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से। अगर आप लोकसभा की बात करो तो टोटल लोकसभा में पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप याद रख सकते हैं, दिल्ली में लोकसभा की टोटल 7 सीट्स हैं, यूपी में बहुत ज्यादा है, गोवा जैसे स्टेट्स में काफी कम है। तो हर कोई जो वोटर है उस एरिया में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं जहां पर वो रहते हैं, जिस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो पार्ट हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम क्या इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि हर किसी के 543 सीट्स में से जितने भी वोट पड़ेंगे, हर सीट पर हर वोट का जो वैल्यू है वो लगभग लगभग सेम हो, in approximate term. That is why our constitution require that each constituency should have a roughly equal population living within it. तो इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैकेनिज्म है उसमें क्या इंश्योर किया गया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग लगभग सेम पॉपुलेशन ही आए। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. जो प्रोसीजर लोकसभा में अप्लाई होता है वही सेम विधानसभा में होता है। विधानसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं लोकसभा के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, क्योंकि ये स्टेट वाइज इलेक्शन है। और यहाँ पर भी ये इंश्योर किया जाता है कि हर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग लगभग सेम पॉपुलेशन आए। एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब विधानसभा की सीट्स आ जाती हैं। यही प्रिंसिपल आगे के इलेक्शन जो हमारे लोकल लेवल पर होते हैं, पंचायत या म्यूनसिपैलिटी, उसमें भी सेम चीज ही अप्लाई होती है। मतलब हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो टॉप से लेके बॉटम तक सेम रहता है। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज में, सभी जगह पर जो है पूरे एरिया को जो है कुछ कुछ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है सेम पॉपुलेशन के। Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. The ward elect one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. तो जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसे आप निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, उसे कई बार जो है नॉर्मल भाषा में सीट्स भी कह देते हैं कि भाई इस एरिया में इतनी सीट्स हैं, उस स्टेट में इतनी सीट्स हैं लोकसभा की। कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सीट्स सेम चीज है।
तो ये सब सुन के आपको समझ में आ गया होगा इलेक्शन किस तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि लगभग जो है सभी वोट की सेम वैल्यू रहे। ऐसा ना हो कि अगर कोई जना कोई पर्सन जो है हरियाणा में वोट डाल रहा है तो उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा है लोकसभा में, दिल्ली में डाल रहा है तो कम। ये सबको इंश्योर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन प्रोसीजर्स के साथ साथ कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग पॉपुलेशन सेम है। अब कुछ होती हैं हमारे यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब जिन्हें आरक्षित कर दिया जाता है फॉर द SC ST कैंडिडेट्स के लिए। मतलब जिसमें क्या होता है लोकसभा में और विधानसभा में कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है ऐसे लोगों के लिए, दोज हु आर सोशली बैकवर्ड इन द सोसाइटी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। उस स्टेट में, उस जगह पर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं। और ये जो सीट्स होती हैं इनमें रोटेशन चलता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि यूपी में अगर कोई सीट इस बार SC मेंबर के लिए रिजर्व है तो हर बार यूपी में ही होगी और दिल्ली में कोई नहीं होगी। हो सकता है इस बार यूपी में हो, अगली बार दिल्ली में हो, अगली बार चंडीगढ़ में हो, अगली बार कहीं और हो। तो ये जो रिजर्वेशन है ये एक साइकिल की तरह चलता है जिससे कि हर जगह पर हर कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जा सके। करंटली अगर हम बात करें तो लोकसभा में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. This number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seats for SC and ST do not have any legitimate share of any other social group. तो क्या होता है SC और ST जितनी उनकी करंटली अभी पॉपुलेशन है, हमारे पास लेटेस्ट डाटा जो है 2010 के सेंसस का है, उसी के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी सभी को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल इन मैनी स्टेट्स। सीट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर OBCs। SC और STs के लिए तो जो है सेंट्रल लेवल से रिजर्व होती है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट असेंबलीज या अलग लोकल लेवल पर OBCs के लिए सीट रिजर्व होने लगी हैं, होती हैं। However, the proportion of seats reserved varies from state to state. अब हर स्टेट में जो प्रोपोर्शन है कितनी सीट्स रिजर्व है वो अलग अलग है। 1/3 सीट्स ऑफ रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अर्बन और रूरल दोनों ही जगह पर जो लोकल बॉडीज है उसमें 1/3 सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व है। 1/3 मीन्स अगर मान लीजिए कहीं पर 60 सीट्स हैं तो 20 आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज वोटर्स लिस्ट, मतलब जो लोग वोट डालने के योग्य हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। अब आप सोचेंगे कि बार बार जो है लिस्ट तैयार करने की जरूरत है, एक बार बना दी। जब इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना बड़ा एरिया है तो ये लिस्ट हर साल अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर बार क्या होता है कुछ लोग जो है माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनका जो डाटा है वोटर लिस्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से काट कर दूसरी जगह पर ऐड करना होगा। हर साल कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो नए वोटर्स ऐड हो जाएंगे, जो 18+ की लिमिट को क्रॉस कर लेंगे, उनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है फैमिली में, ओल्ड एज पर्सन्स, तो ये सब चीजें अपडेशन का काम हर साल चलता है जिससे कि ये लिस्ट जो है एकदम अपडेट रहे। वोटर लिस्ट जो है इलेक्शन से काफी पहले ही तैयार कर ली जाती है जिससे कि क्या हो कि कभी भी इलेक्शन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई कंफ्यूजन रहे कि इसे कहाँ वोट डालनी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जैसे ही कोई नया पर्सन वोटिंग एज अटेन कर लेता है उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। अब शिफ्ट करते हैं तो वो चेंज किया जाता है, डेथ हो जाती है तो उसे भी डिलीट किया जाता है। In the last few years, a new system of इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC, आपने वोटर कार्ड के नाम से सुना होगा, वोटर कार्ड के नाम से ये फेमस है। EPIC इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पेशली इसका पर्पस क्या है कि ये हर उस पर्सन को दिया जाता है जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्सेट्रा। ये सब दिखा के भी आप वोट डाल सकते हैं अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है, क्योंकि कई बार क्या होता है कार्ड डिस्पैच होने के बाद आपके पास तक आने में टाइम लग जाता है। नाउ दैट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि वोटर लिस्ट किस तरह से बनती है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों डिवाइड की जाती हैं, क्यों पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रखा जाता, ये सब कुछ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जैसे कि हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, लोगों के पास रियल चॉइस का ऑप्शन होता है कि उन्हें चूज किस में से करना है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं, हर किसी को लगभग जो है इलेक्शन लड़ने के लिए आज़ादी या फ्रीडम है। जैसे कि बस मान लीजिए वोट डालने के लिए उम्र अगर 18 ईयर्स है, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए जो एज है 25 ईयर्स है, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल क्राइटेरिया आर सेम। उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उनके खिलाफ कोई एक्सट्रीम क्रिमिनल केस ना चल रहे हों। पार्टी का जो नॉमिनेशन टिकट है उसे टिकट भी कहा जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस भी कैंडिडेट को अपनी तरफ से नॉमिनेट करना चाहती हैं, लोग उसे रिप्रेजेंटेटिव अगर बनाना चाहते हैं, तो वो ये मानते हैं कि मतलब इस पार्टी से उसे टिकट मिल गई है, मतलब वो उस पार्टी का चेहरा है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। दैट मीन्स दैट पार्टी इज सपोर्टिंग द कैंडिडेट इन योर एरिया। Every person who wishes to contest an election has to fill in nomination form. हर कोई जो इलेक्शन जो है लड़ना चाहता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उन्हें क्या है, एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, साथ साथ कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है। तो अभी जो है नया सिस्टम डिक्लेयर हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्या है, हर कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन देनी होती है जिसमें कंपलसरी है उन्हें फुल डिटेल्स देना। अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनकी एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल्स, उनकी और उनकी फैमिली की, कैंडिडेट एंड इट्स फैमिली मेंबर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिकली प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वोटर्स जो है एक फेयर डिसीजन ले सके। जब उन्हें पता होगा कि भाई हम जिसे अपना लीडर चूज कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास अभी कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, सो दैट वोटर्स कैन डिसाइड whom they are choosing is right person or not। इसलिए ये सब कुछ जो है पब्लिकली अवेलेबल होता है। नाउ अब देखते हैं इलेक्शन कैंपेन किस तरह से होते हैं, चुनाव का प्रचार क्या होता है। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and policies they prefer। पर्पस क्या होता है इलेक्शंस का, कि लोगों को मौका दिया जाए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का, ऐसी गवर्नमेंट को चूज करने का, ऐसी पॉलिसीज को चूज करने का जो वो चाहते हैं इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि फ्री एंड ओपन डिस्कशन हो कि बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। अब दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर क्या होता है, जब चुनाव का प्रचार होता है, सब लोग जो भी कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्वालिटीज गिनाते हैं, वो वादे करते हैं कि अगर हम आ गए तो हम ये वाली पॉलिसीज फॉलो करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, ये सब इनकी क्वालिटीज है, पहले काम किया है उसका इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, सो दैट पीपल कैन जज वेल। इलेक्शन कैंपेन में यही होता है। इलेक्शन कैंपेन के लिए एक टाइम होता है लगभग 2 वीक पीरियड, जब अनाउंसमेंट की जाती है फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। जिस दिन इलेक्शन होने हैं उस दिन से लेकर जो फाइनल उस दिन से पहले कब तक होता है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनलिस्ट, जब डिक्लेयर हो गया कि भाई, जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देता है कि इन सारे लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था एंड नाउ दिस इज द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उस दिन से लेकर इलेक्शन के डे तक जो बीच में जो पार्टीज जो है अपना कैंपेनिंग करती हैं, कैंडिडेट्स अपना कैंपेनिंग करते हैं, ऑल दैट कम्स अंडर इलेक्शन कैंपेन। इस टाइम पर क्या होता है, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन सभी जो है इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज और डिबेट से भरे रहते हैं। इलेक्शन का कैंपेन है, हालांकि सिर्फ 2 हफ्तों तक ही लिमिटेड नहीं रहता, पॉलिटिकल पार्टीज जो है पहले से ही काफी काफी तैयारी शुरू कर जाती है, इनफैक्ट कई महीनों पहले। इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन बिग इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, दे ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल, वो चाहती हैं उनको ऐसे मुद्दों के बारे में बात करना जो लोगों को पसंद है, जो जिस बारे में लोग बात करना चाहते हैं, जो लोगों के ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पास्ट टाइम्स में भी कुछ कुछ ऐसे स्लोगन्स या ऐसी बातें की, ऐसे वादे किए जिसकी वजह से वो पावर में आ गए। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था जनरल इलेक्शंस ऑफ 1971 में, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। इस वादे के बाद लोगों को लगा कि भाई पहली बार किसी ने बात की है गरीबी को हटाना है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके समस्याओं के बारे में कोई लीडर बात कर रहा है, तो इससे काफी लोग अट्रैक्ट हुए और इंदिरा गांधी पावर में आए। इसके बाद जेपी नारायण जो जनता पार्टी के लीडर थे, उन्होंने भी एक नारा दिया था 1977 के इलेक्शंस में, सेव डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र को बचाना है। और उसके बाद पार्टी ने ये भी साथ साथ प्रॉमिस किया था कि इमरजेंसी के टाइम पे जो जो लोगों के प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनके राइट्स छीन लिए गए हैं, वो सब जो है पार्टी उन्हें वापस लौटा देगी, सारे राइट्स, जैसे ही वो जीतते हैं।
लेफ्ट फ्रंट ने भी स्लोगन यूज किया था लैंड टू द टिलर, कि जो लैंड है टिलर के पास होना चाहिए, जो एक्चुअल में उसमें टिलिंग का काम करता है, जो लैंड को एक्चुअली में जाके यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ओनर हैं ऑन पेपर्स बट यू आर नॉट वर्किंग, तो रियल जो वर्कर्स हैं लैंड उनके पास होनी चाहिए। ये जो स्लोगन है वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 1977 में यूज किया गया था। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, जो कि स्लोगन यूज किया था एनटी रामाराव ने, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे। इन्होंने ये स्लोगन यूज किया था 1983 के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में। तो डेमोक्रेसी में अच्छा ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को अलाउड कर दिया जाए इलेक्शन कैंपेन, वो जैसे चाहे वो कैसे कर सकते हैं, मतलब उनके पास ये आज़ादी होती है कि वो जैसे चाहे वैसे प्रचार कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसमें इंटरवीन करे और रेगुलेट करे कि कैंपेन किस तरह से होना चाहिए, जिससे कि सभी कैंडिडेट्स को फेयर चांस मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सभी को इक्वल चांस मिले। इसी की वजह से क्या है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि क्या क्या इलेक्शन कैंपेन में अलाउड है और क्या क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब रिश्वत देना, डराना धमकाना वोटर्स को अलाउड नहीं है। उन्हें अपील करना, कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट मांगना भी अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज करना, मतलब इफ समवन इज बिलोंग टू द पार्टी इन पावर, मतलब जिनकी अभी गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के रिसोर्स यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा एक लिमिट लगाई गई है कि लोकसभा इलेक्शन में spend more than rupees 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election and rupees 10 lakh in the constituency of assembly election। लोकसभा के इलेक्शन कैंपेन में 25 लाख से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते और विधानसभा के इलेक्शन में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। और अगर कोई भी इन सारे जो रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं लॉज, इन सबका कोई उल्लंघन करता है, कोई इन्हें जो है मानने से मना करता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है उनके खिलाफ जो है मतलब कार्रवाई कर सकता है और इलेक्शन उनका जो नॉमिनेशन है उसे भी पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा सकता है। और हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसी वजह से इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसे आप क्या कहते हैं, आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पार्टी और कैंडिडेट को ये अलाउड नहीं है कि वो किसी भी वर्शिप के प्लेस को इलेक्शन प्रोपोगेंडा के लिए यूज करें, मतलब मंदिर, मस्जिद या फिर कुछ भी, मतलब चर्च, ऐसे कोई भी प्लेसेस विच आर होली फॉर एनी बिलीफ, यू कैन नॉट यूज दैम फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए पूजा वाले जो जगह हैं जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जो वर्शिप के प्लेसेस हैं, उन्हें यूज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट, इन सब का यूज करना भी इलेक्शन में बैंड है। कोई भी इलेक्शन एक बार अनाउंस हो जाते हैं तो मिनिस्टर जो है किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव नहीं रख सकते, ना ही कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन ले सकते, ना ही वो ऐसे वादे कर सकते हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक बार इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गई कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो लोग पावर में हैं, जिनकी ऑलरेडी अभी भी गवर्नमेंट है, उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है कि वो कुछ कुछ फैसले अब नहीं ले सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक यहाँ पर हमारे इलेक्शन कैंपेन में या फिर इससे पहले जो इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, वोटर लिस्ट तैयार करना, इन सब में इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा रोल है। अब आगे वोट्स कैसे काउंट होती हैं, फिर इलेक्शन कमीशन जो है हमारे यहाँ पर किस तरह से काम करता है, मतलब इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, या फिर क्या ऐसा कारण है कि जो इंडिया में जो इलेक्शन है इतने पॉपुलर हो जाते हैं, उसका क्या क्या रिजल्ट आता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट है, यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इनफैक्ट अगर आपको लास्ट क्लास में से कोई डाउट है तब भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप यही चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी पहले आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए फिर से, तभी आपको ये बेटर समझ में आएगा। सो गाइज आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे आपका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।